जनजातियों के सेगमेंट में आज हम भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका उल्लेख महाभारत, रामायण और पुराणों में भी मिलता है। ये जनजाति अगर हम देखा जाए तो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक एक योद्धा प्रजाति रही है। चाहे औपनिवेशिक काल रहा हो, चाहे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन रहा हो, चाहे रामायण काल रहा हो, चाहे महाभारत काल रहा हो, चाहे मध्यकाल में मुगलों का शासन रहा हो, वहाँ पे भी एक वीरता और योद्धा एक प्रजाति रही है, जिसको हम लोग भील जनजाति कहते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, यानी सबसे अधिक जनसंख्या, लगभग 1.70 करोड़ जनसंख्या वाली भील जनजाति की चर्चा हम करेंगे। तो भील शब्द की अगर हम लोग देखें उत्पत्ति, तो द्रविड़ भाषा के शब्द बिल से से जुड़ा हुआ है, यानी बिल शब्द से बना हुआ है, और जिसका अर्थ होता है धनुष। भील लोग जो होते हैं अपने आप को एकलव्य का वंशज मानते हैं, जो महाभारत में जो एकलव्य है उसका वंशज मानते हैं। इसके अलावा ये शंकर भगवान का भी अपने आप को वंशज मानते हैं। भीलों का उल्लेख अगर हम लोग देखें तो रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों में भी मिलता है। प्राचीन काल में संभवतः दक्षिणी राजस्थान में भीलों का शासन था, तथा मुसलमानों के आक्रमण के बाद ये लोग शरण की खोज में दुर्गम पर्वतीय जंगली क्षेत्रों में पलायन कर गए। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं जो भील जनजातियाँ हैं, इनका जो उल्लेख है प्राचीन काल के ग्रंथों में भी मिलता है। और आगे हम आप लोग से चर्चा इनके इतिहास की भी चर्चा करेंगे, इनके रहन सहन की चर्चा करेंगे, इनके रीति रिवाज, सामाजिक स्थिति, आर्थिक व्यवस्था और वर्तमान में भीलों की स्थिति क्या है। और ये कला प्रेमी होते हैं, चाहे काष्ठ कला हो, चाहे पत्थर कला हो, चाहे चित्रकला हो, उसके भी बड़े प्रेमी होते हैं। और ये काफ़ी प्रसिद्ध है, इनका जो चित्रकला है काफ़ी प्रसिद्ध है, तो उसकी भी चर्चा हम आप लोग से करेंगे। पहले हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं भील जनजातियों के निवास की चर्चा करेंगे, जो हैबिटाट्स इनका है उसकी चर्चा करेंगे। तो भील जनजाति देखा जाए तो मुख्यतः पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत के राज्यों में निवास करती है। मुख्य रूप से देखा जाए तो सतपुड़ा और बिंद और अरावली पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मुख्य रूप से लोग रहती हैं। इनका जो निवास स्थान है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मुख्य रूप से रहती है, और अपनी स्थानीय भाषा जो इनकी भीली स्थानीय भाषा है उसको बोलते हैं। इसके अलावा जो स्थानीय वहाँ की मराठी या गुजराती या राजस्थानी भाषा है उसको भी ये लोग बोलते हैं। तो मुख्य रूप से ये पश्चिमी या मध्य भारत में रहते हैं, और मुख्य निवास इनका सतपुड़ा, बिंदु और अरावली पर्वतीय क्षेत्र है। अगर हम लोग देखते हैं इनके शारीरिक लक्षण को देखते हैं, भीलों के शारीरिक लक्षण को देखा जाए तो ये लंबे कद के होते हैं, काफ़ी हष्ट पुष्ट होते हैं, रंग तांबे के समान होता है, कॉपर के समान होता है। राजस्थान में भील अपने आप को शुद्ध उजला मानते हैं, जबकि कालिया भील मिश्रित होते हैं, और अधिकांश मानवशास्त्री इन्हें द्रविड़ प्रजाति का मानते हैं, भीलों का संबंधित मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान इन्हें भूमध्यसागरीय प्रजाति का मानते हैं। चेहरा इनका गोल होता है, नाक छोटी होती है, रंग काला और गोरा दोनों मिलता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो भील जनजाति ये द्रविड़ प्रजाति की हम लोग मानते हैं इनको। यदि भीलों की अर्थव्यवस्था की चर्चा किया जाए, इकोनॉमी की चर्चा किया जाए, तो भील लोग पहले अपनी जीविका पशुचारण, वनोपजों यानी जो वन से प्राप्त उत्पाद हैं के एकत्रण और आखेट यानी शिकार से प्राप्त करते थे। परंतु वर्तमान में देखा जाए तो अधिकांश भील अस्थायी कृषक हो गए हैं। ये लोग मोटे अनाज के अलावा, जैसे मोटे अनाजों में ज्वार, बाजरा, मक्का की खेती करते हैं, साग सब्जी और पशु चारे की फसल भी उगाते हैं। लेकिन इनका जो खेती का तरीका है ये आदिम ढंग से खेती करते हैं, और भूमि का कम, यहाँ की जो भूमि है यहाँ जिस क्षेत्रों में रहते हैं काफ़ी कम उपजाऊपन है, तथा मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता यहाँ पे होती है। औसत उपज बहुत इसलिए कम प्राप्त होती है, इसीलिए ये लोग वनों से कंदमूल, फल, शहद एकत्रित करने के साथ साथ पशु पक्षियों का शिकार भी करते हैं। जिन भीलों के पास पर्याप्त कृषि है तथा सिंचाई का साधन है, वो तंबाकू, मूंगफली और कपास जैसी व्यावसायिक या व्यापारिक फसल की भी खेती करते हैं। तो हम लोग देखते हैं जो अर्थव्यवस्था है मुख्य रूप से हम लोग कह सकते हैं खेती के साथ साथ लोग ये शिकार और वनों से प्राप्त विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर इनका निर्भर है। वनों से प्राप्त वस्तुओं में हम लोग कंदमूल फल कह सकते हैं, शहद कह सकते हैं, या अन्य भी चीज़ें हैं उसको ये लोग एकत्रित करते हैं। अगर हम लोग देखें इनके भोजन को, फूड को देखें भील लोगों के, तो एक तो पहली बात है शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से लोग मोटे अनाज का खाते हैं, जैसे ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, कुटकी है, साग सब्जी, मांस, कंद, मूल फल भीलों के प्रमुख भोज्य पदार्थ हैं। भील के लोग जो हैं वर्तमान में समीपवर्ती नगरों में देखा जाए तो नौकरी भी करते हैं। इसके अलावा गाँव, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में मजदूरी का कार्य भी करते हैं। ये कुशल शिकारी भी होते हैं और शिकार में बहुत दक्ष होते हैं, और तालाबों में मछलियाँ भी पकड़कर खाते हैं। तो ये लोग खास बात है ये मदिरा प्रेमी होते हैं। उत्सव के अवसर पर सामान्यतः ये मांसाहारी भोजन करते हैं और मदिरा पान करते हैं जब कोई उत्सव की स्थिति आती है भील जनजातियों में।
भील जनजातियों की अगर वस्त्र की बात किया जाए, आभूषण की बात किया जाए, तो गर्म जलवायु होने के कारण जो भील लोग हैं, ये कपड़े की आवश्यकता इनको तो कम होती है। सामान्यतः सूती और कम वस्त्र पहनते हैं ये लोग। वस्त्रों के आधार पर भीलों के दो वर्ग हैं, एक लंगोटिया भील है, ये लंगोटी पहनते हैं, और एक होती है पोतीदा भील होती है। लंगोटिया भीलों की संख्या मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अधिक है। स्त्रियां हाथ और पैर में और गले में भी आभूषण पहनती हैं। पुरुष भी हाथों में कभी कभी चांदी का कंगन और लोहे के कड़े पहनते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं जो इनका जो वस्त्र होता है, बहुत ज़्यादा वस्त्र ये नहीं पहनते हैं और मुख्य रूप से ये सूती वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेट भी काफ़ी गर्म है। यदि भील जनजातियों को हम बात करें तो ये बड़ा उत्सव प्रेमी होते हैं, लेकिन थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि जो इनका गृह और अधिवास कैसा होता है। तो हम लोग देखते हैं ये समानता जो अपना घर यानी आवास जो बनाते हैं ऊंचे स्थलों पर बनाते हैं, अस्थायी आवास बनाते हैं लोग। घरों की दीवारें बांस और लकड़ी की मुख्य रूप से बनाई जाती है और इसके ऊपर घास फूस की झोपड़ी रखी जाती है। झोपड़ी को ये लोग फाना या टापरा कहते हैं, जो इनकी झोपड़ी होती है उसको टापरा कहते हैं, तथा गाँव को ये लोग पाल कहते हैं। समानता एक गाँव में एक ही वंश या गोत्र के लोग रहते हैं। मकान में 2-3 कमरे होते हैं, आंगन और बरामदे होते हैं। आंगन में ये लोग मुख्य रूप से घरेलू सामान रखते हैं और बरामदे में ये पशुओं को बांधते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं मुख्य रूप से इनके जो निवास स्थान होते हैं ये घास फूस के बने होते हैं और ये ऊंचे स्थलों पे अस्थायी निवास बनाते हैं और इनके घरों को टापरा या फाना कहा जाता है और गाँव को पाल कहा जाता है। खास बात होती है कि ये गाँव में एक ही वंश या गोत्र के लोग रहते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि भीलों में भी कई जातियाँ और कई गोत्र होते हैं। यदि हम लोग देखें, थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लें कि जो भील जनजातियों के उपकरण और औजार की अगर हम लोग चर्चा करते हैं, तो इनके जो औजार होते हैं ये हथियार होते हैं। ये प्राचीन ढंग के होते हैं। लकड़ी का हल होता है, कुदाल होती है, फावड़ा होता है, खुरपी होता है, कुल्हाड़ी आदि हथियारों का उपयोग ये लोग करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये आधुनिक युग में भी प्राचीन यानी परंपरागत ढंग के लकड़ी के हल, कुदाल, फावड़ा, यानी जो कुदाल और फावड़ा ये तो लोहे का बना होगा, लेकिन ये लोग ज़्यादातर परंपरागत हथियारों का उपयोग करते हैं। कुल्हाड़ी जो है इनका ये बहुउपयोगी हथियार है। आज इनका बहुउपयोगी हथियार होता है और लकड़ी काटने या अन्य कार्यों के लिए ये कुल्हाड़ी का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। आखाट के लिए खेत के लिए लोग धनुष बाण का उपयोग करते हैं और मछलियाँ पकड़ने के लिए ये जाल का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि परंपरागत तरीके से ये लोग अपना जो करते हैं वो उपकरण और औजारों का उपयोग करते हैं। यदि हम देखा है सामाजिक संगठन की बात किया जाए इनके, तो पितृसत्तात्मक होता है, जो इनका समाज होता है पितृसत्तात्मक होता है, लेकिन महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार दिया जाता है। तो भील जनजातियों में देखा जाए तो समाज कैसा है, पितृसत्तात्मक है। इनका संगठन अब हम आप लोग को बता रहे हैं। प्रत्येक कुल का एक अलग अलग नाम होता है और सामान्यतः ये जो इनका कुल होता है ये पौधों और पशुओं के नाम पर अपने कुलों का नाम रखा जाता है। इनका प्रत्येक कुल का अलग अलग चिन्ह यानी टोटम होता है, अलग अलग चिन्ह होता है। प्रायः ये पशुओं, वृक्षों और पौधों के नाम पे अपने चिन्ह को रखते हैं। भील हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जिसमें हनुमान जी सबसे महत्वपूर्ण हैं। और इसके अलावा ये कुछ जनजातियां यहाँ का शंकर जी को भी अपना वंशज, शंकर जी का अपने आप को वंशज मानती हैं। तो पार्वती और महादेव की भी पूजा ये लोग करते हैं। औरंगजेब मुख्य रूप से ये लोग हिंदू धर्म मानते हैं, लेकिन औरंगजेब के शासन के दौरान जब मुगलों का शासन था तो कुछ भीलों ने इस्लाम धर्म भी धारण कर लिया है। विवाह की स्थिति अगर हम लोग देखें तो विवाह इनका वयस्क होने पर ही होता है। विवाह इनके यहाँ अनिवार्य प्रथा है। अविवाहित जो पुरुष होते हैं उनको समाज में बहुत ही निम्न माना जाता है। लेकिन इनके यहाँ जो विवाह है, गंधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह भी होता है, अपहरण विवाह भी होता है, प्रचलित है। विवाह अपने कुल या गोत्र से बाहर किया जाता है। विवाह में खास बात क्या होती है कि वधू को वर पक्ष द्वारा मूल्य चुकाया जाता है, उपहार दिया जाता है, यानी वर पक्ष को दिया जाता है बहू को, वाले पक्ष को, यानी बहू जो वर पक्ष का पिता है वो बहू के पिता को कुछ उपहार या उसका हम लोग कह सकते हैं मूल्य देता है। बहुविवाह भी प्रचलित है। यहाँ पे देखा जाए तो बहुविवाह भी होता है भीलों में। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो भील जनजातियाँ होती हैं इसमें विवाह होता है, लेकिन विवाह सामान्यतः इनका वयस्क होने पर भी होता है। और विवाह के मामले में अगर हम लोग देखा जाए तो ये लोग काफ़ी उदार होते हैं, यानी इनके यहाँ प्रेम विवाह भी होता है, अपहरण विवाह भी होता है और सामान्य तरीके से इनके यहाँ भी शादी विवाह होता है। ये लोग कोई खास बात है कि ये बहुदेवी देवता की पूजा करते हैं, कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं, यानी कहा जाए तो हिंदू धर्म का इनके ऊपर काफ़ी प्रभाव है। ये अंधविश्वासी होते हैं, जादू टोने में विश्वास करते हैं,
मृतक का दाह संस्कार करते हैं तथा उसके मुंह में, जब वो मर जाता है व्यक्ति, तो उसके मुंह में मदिरा डालते हैं, यानी श्राप को डालते हैं। पीपल को सर्वाधिक पवित्र ये लोग मानते हैं जो भील जनजाति के लोग होते हैं। और इसमें एक खास बात है कि हर गांव में एक मुखिया होता है जिसको पटेल या नायक कहते हैं लोग। और यहाँ पे जात पंचायत होती है, जैसे ग्राम पंचायत होती है, इनके यहाँ जात पंचायत होती है। ये मुख्य रूप से विवादों का निपटारा करती है। इनकी जो जात पंचायतें होती हैं वो विवादों का निपटारा करती हैं। यदि हम भीलों के स्वभाव की बात किया जाए तो नृत्य और संगीत प्रेमी होती है। होली दिवाली इनका जो प्रमुख त्यौहार होता है। जो इनकी जो खास बात होती है, ईमानदार होते हैं, परिक्रमी होते हैं, साहसी होते हैं, विश्वास पात्र होते हैं। लेकिन एक खास बात इनकी है, थोड़ा अंधविश्वासी होते हैं। अगर इनके संबंधित त्यौहार और प्रथाएं अगर देखा जाए तो इनके यहाँ जो भगोरिया होता है, भगोरिया नृत्य होता है, यह पारंपरिक रूप से त्यौहार है। इसमें ये प्रेम और रोमांस के उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। एक दापा है, दापा यहाँ की विवाह प्रथा है जिसमें वर पक्ष लड़की पक्ष को उपहार या मूल्य देता है। ये गोल गुधेड़ो होता है। ये युवक अपने शौर्य और साहस को साबित करके किसी युवती से शादी करने या चुनने का अधिकार प्राप्त करता है। इसके अलावा गोटाना प्रथा है यहाँ की। ये शरीर में अलंकृत करने के लिए स्त्रियां गोदना का प्रयोग करते हैं। ये हलमा है, ये सामुदायिक प्रथा है जिसमें समुदाय के लोग मिलकर जल संरक्षण जैसी समस्याओं को ढूंढते हैं, जो हलमा प्रथा है। इनके यहाँ का देखिए जाए कुछ चीज़ों को और हम चर्चा। भीलों का जो लोक नृत्य कला है, संगीत है, तो भगोरिया नृत्य होली के अवसर पे ये लोग करते हैं। जो भगोरिया नृत्य होता है काफ़ी फेमस है। ये गावर नृत्य है, ये नवरात्र में ये लोग करते हैं। तो बार हम पुनः बता दें, जो भील जनजाति है ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ये मुख्य रूप से गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में ये मुख्य रूप से निवास करती है। तो जो भील जनजातियाँ होती हैं ये बहादुर होती हैं, नृत्य प्रेमी होती हैं, कला प्रेमी होती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इनके इतिहास में इनके बहादुरी के काफ़ी किस्से मिलते हैं जो भील जनजातियाँ हैं। तो भील जनजातियाँ मुख्य रूप से हम लोग एक बार पुनः बता दें कि ये पश्चिमी और मध्य भारत वाले क्षेत्र में रहती है। मुख्य रूप से अरावली और सतपुड़ा और जो आपकी विंध्य पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर रहती हैं। इनका जो उल्लेख होता है, इनको भारत की सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक माना जाता है। इनका उल्लेख रामायण में, महाभारत में, पुराणों में भी इनका उल्लेख मिलता है, जो भील जनजातियाँ हमारे देश की हैं। तो भील जनजातियाँ लोग हम लोग कह सकते हैं कि ये मुख्य रूप से दुर्गम क्षेत्रों में रहती हैं। लेकिन जो इनका हम लोग जब इतिहास देखते हैं तो भील जनजातियाँ जो होती हैं ये एक बहादुर प्रजाति होती हैं। तो हम लोग थोड़ी चर्चा कर लें भील जनजातियों की चित्रकला का। तो इनका जो पिथौरा चित्रकला है भील समाज का सबसे लोकप्रिय और विश्व प्रसिद्ध चित्रकला है। ये जानवरों, सूर्य, चंद्रमा तथा के चित्र बनाए जाते हैं। इनकी जो चित्रकला होती है, जो पिथौरा चित्रकला है, बहुत फेमस है। इसके अलावा हस्तशिल्प कला है। इसमें लकड़ी, बाँस और मिट्टी के बर्तन या विभिन्न प्रकार की वस्तुएं ये लोग बनाते हैं। तो हस्तकला, शिल्पकला में भी काफ़ी आगे हैं ये लोग। लकड़ी का, बाँस का, पत्थर का या विभिन्न प्रकार की अन्य वस्तुओं का निर्माण भील जनजातियाँ करती हैं, जो स्थानीय रूप से उपलब्ध होता है। तो इस तरीके से लिए हमको चर्चा और अब लोग कर लें भील जनजातियों के इतिहास की चर्चा कर लिया जाए। जो इनका इतिहास वीरता से भरा हुआ है, भील जनजातियों का इतिहास। लेकिन एक बात मैं अभी आप बता दूं, सब कुछ होते हुए भी अभी ये काफ़ी पिछड़ी हुई अवस्था में है। शिक्षा और अन्य चीज़ों का यहाँ पे अभाव है अभी। तो चित्रकला, हस्तकला, शिल्पकला में काफ़ी माहिर होते हैं, काफ़ी है। और जिनमें पिथौरा चित्रकला इनकी काफ़ी फेमस है। और जो इनके लकड़ी, बाँस और पत्थर की वस्तुएँ भी काफ़ी मात्रा में मिलती हैं। तो भील की इतिहास देखा जाए तो भारत की सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक है। प्राचीन काल से ही देखा जाए अपनी धनुर्विद्या, शिकार करने की परंपरा के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। वैदिक साहित्य में देखा जाए, पुराणों में देखा जाए, रामायण तथा महाभारत में भी भीलों का उल्लेख मिलता है। रामायण में जैसे सबरी का उल्लेख मिलता है। और माना जाता है कि जो भगवान राम के साथ जो सेना गई थी उसमें भीलों की संख्या सबसे ज़्यादा थी और भगवान राम लंबे समय तक भीलों के साथ भी रहे। इसी प्रकार लोग देखते हैं कि महाभारत के युद्ध में भील योद्धाओं ने दोनों पक्षों से युद्ध लड़ा था, भाग लिया था। महाभारत में इनका उल्लेख मिलता है। प्राचीन समय में भील स्थानीय राजाओं के लिए सैनिक, गाइड और शिकारी की भूमिका निभाते थे। प्राचीन काल से ही ये लोग। पुराणों में भीलों को वनचर या धनुषधारी कहा गया है के रूप में वर्णित किया गया है पुराणों में। स्वयं को ये लोग एकलव्य का वंशज मानते हैं और आर्य लोग इन्हें अनार या दस्यु कहकर पुकारते थे। प्राचीन ग्रंथों में देखा जाए तो इन्हीं को अनार या दस्यु कहकर पुकारते थे। शुरू में आर्यों से इनका संघर्ष रहा, लेकिन बाद में इनकी मित्रता हो गई।
मध्यकाल में देखा जाए तो राजस्थान और मध्य भारत के राजाओं ने भीलों की युद्ध कला और जंगल की जानकारी का खूब लाभ उठाया। सेनाओं में इनको शामिल किया। शिकार, गुप्तचर और छापामार युद्धों में भीलों ने से अपने राज्य में सहायता प्राप्त की। छापामार यानी जिसको गुरिल्ला युद्ध में ये काफ़ी माहिर होते थे, क्योंकि ये जंगलों में रहते थे, जंगलों की इनको बहुत अच्छी जानकारी होती थी। जब सम्राट अकबर ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप पर दबाव बनाया, यानी युद्ध के लिए जब महाराणा प्रताप को विवश होकर जाना पड़ा जंगल में, तब ने भील ने इनका काफ़ी साथ दिया था, चाहे जंगल में रहे चाहे जब युद्ध की स्थिति आई। राणा प्रताप के साथ भील सैनिकों की टुकड़ियां हमेशा रहती थी। भील समाज ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। कुछ राजाओं ने भीलों को सीमा सुरक्षा और वन क्षेत्र संरक्षण की जिम्मेदारी भी दी, तो कई राजाओं ने, स्थानीय राजाओं ने इनका लाभ लिया। और एक सबसे बात बता दें कि ये बहादुर, साहसी और काफ़ी ईमानदार होते हैं। औपनिवेशिक काल में अगर हम लोग देखते हैं तो अंग्रेजों का जब भारत पे सत्ता स्थापित करने के बाद ये भीलों को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने इन्हें इतना इनका वो था, अंग्रेजों की सत्ता भी एक्सेप्ट नहीं किए, तो इनको क्रिमिनल टाइप्स से, अपराधी जनजाति घोषित कर दिया था। और 1818 से लेके 1831 के बीच भीलों का सबसे बड़ा विद्रोह हुआ, जिसके नायक थे खाजा नायक, भील नायक, सेवक राम। 1825 ईस्वी में भीलों को शांत करने के लिए अंग्रेजों ने भील कोर नामक सैन्य टुकड़ी की स्थापना बनाई, जिसका मुख्यालय इन्होंने खंडवा मध्य प्रदेश में रखा। अब मैं एक बार पुनः बता दूं, ये अपने आप को भगवान शंकर का भी वंशज मानते हैं, एकलव्य का भी वंशज मानते हैं। एक और इनकी खास बात और बता दें, ये मंगल आंदोलन 1913 में हुआ था। इसे आदिवासियों का जलियांवाला बाग कहा जाता है। जलियांवाला बाग कांड जिसे हम जानते हैं कि पंजाब में हुआ था, अमृतसर में हुआ था, कहा जाता है इसी में मंगल जो आंदोलन था 1913 का, इसे आदिवासियों का जलियांवाला बाग कहा जाता है। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर स्थित जो मंगल पहाड़ी है, पर भीलों ने गोविंद गुरु और पुन्या भगत के नेतृत्व में आंदोलन शुरू कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ, जिसमें अंग्रेजों ने गोली कांड किया था और हजारों जो हमारे भील हैं मारे गए थे। स्वतंत्रता के बाद देखा जाए अगर तो भीलों को भारत सरकार ने एससी का दर्जा दिया है। वन अधिकार अधिनियम 2006 में भूमि का अधिकार भी इनको ढेर सारा दिया गया है और विभिन्न प्रकार के आरक्षण तथा अन्य सुविधाएं दी गई हैं। तो धीरे धीरे हम लोग कह सकते हैं कि भीलों के जीवन में सुधार आ रहा है, लेकिन अभी भी ये लोग काफ़ी पिछड़ी हुई अवस्था में हैं। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं जो भील जनजातियों का हमारे अगर देश में देखा जाए तो इतिहास काफ़ी पुराना है और काफ़ी गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। ये कभी अधीनता नहीं स्वीकार की है विदेशी शासन का, और जब भी आवश्यकता पड़ी तो इन्होंने देश के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी, चाहे मुगलों का शासन रहा हो, चाहे अंग्रेज़ों का शासन रहा हो, और स्थानीय राजाओं ने इनसे काफ़ी इनका लाभ लिया हर प्रकार से, चाहे गुरिल्ला युद्ध हो, चाहे रास्ते की जानकारी हो या वन की जानकारी हो या वन संरक्षण की बात हो, इनका लाभ लिया। हमने आपको बताया कि ये चित्रकला प्रेमी होती हैं और चित्रों में ये मुख्य रूप से वृक्षों का, पशुओं का या सूर्य चंद्रमा जैसी का ज़्यादा चित्रण करते हैं अपने चित्रों में। तो इनका जो पिथौरा चित्रकला है भील समाज का विश्व प्रसिद्ध है, जैसे हम लोग चित्र में देख रहे हैं। ये जानवरों का, वृक्षों का ज़्यादा अपने चित्रों में ये लोग दिखाते हैं। तो भील जनजातियों के बारे में हम आप लोग को एक बार पुनः बता दें कि भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। मुख्य रूप से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और कुछ छत्तीसगढ़ में भी भील जनजाति रहती है। तो भील जनजाति हम आप लोग बता दें कि स्वतंत्रता प्रेमी होती हैं, काफ़ी बहादुर होती हैं, ईमानदार होती हैं और काफ़ी निर्भीक होती हैं। लेकिन पढ़ाई का स्तर कम होने के कारण और समाज में जागरूकता कम होने के कारण ये काफ़ी अंधविश्वासी होते हैं जो भील जनजातियाँ होती हैं। भील जनजातियों को भारतीय ग्रंथों में जैसे हमने कहा कि अनार या दस्यु कहा गया है। भील जनजातियाँ अपने आप को एकलव्य का वंशज मानते हैं। इसके अलावा कुछ भगवान शंकर का भी अपने आप को वंशज मानती हैं जो भील जनजातियाँ होती हैं। भील जनजातियाँ मुख्य रूप से हमने बताया जो इनका जीवन यापन होता है ये शिकार पे, जो कृषि कार्य पे होता है। इसके अलावा मछली पकड़ने पे अब वर्तमान में कुछ भील जो हैं वो कृषि का कार्य भी करने लगे हैं। तो इस तरीके से आप लोग को जानकारी दी गई भील जनजातियों के बारे में। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी। एक बार मैं पुनः बता दूं कि जो भील जनजातियाँ होती हैं यद्यपि पितृसत्तात्मक होती हैं, लेकिन यहाँ महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया जाता है। महिलाओं को काफ़ी अधिकार प्राप्त होता है। कोई भी निर्णय होता है, कोई भी कार्य होता है तो महिलाओं को पूर्ण अधिकार दिया जाता है। तो इस तरीके से दी गई जानकारी भील